प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th बायो का चैप्टर नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो पढ़ते हैं हम आगे। देखिए, वैसे हम पढ़ना चाह रहे हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। आखिर में नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। तो नर युग्मकोद्भिद को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ये नर युग्मकोद्भिद होता कहाँ पर है। तो नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है, देखिए इसमें पहला शब्द आ रहा है नर। ठीक है, पहला शब्द क्या लिखा हुआ आ रहा है नर। नर का मतलब पुष्प का नर भाग और दूसरा होता है मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब होता है पुष्प का मादा भाग। तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले जानेंगे कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से पुष्प में 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पुष्प का दल। पहला भाग होता है पुष्प का दल, दूसरा होता है बाह्य दल, तीसरा भाग होता है पुंकेसर और चौथा भाग होता है स्त्री केसर। चौथा भाग होता है स्त्री केसर। तो ये पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। अगर मान लीजिए किसी पुष्प में ये चारों भाग उपस्थित हो, अर्थात पुष्प में दल, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर मौजूद हो, तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। अगर पुष्प के दल, बाह्य दल, बाह्य दल या फिर पुंकेसर में से अगर या स्त्री केसर में से कोई एक भी अनुपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। पुष्प के जो अंग है इनको हम मुख्यतः चक्रों में विभक्त करते हैं। पुष्प में 2 प्रकार के चक्र होते हैं। एक तो होता है सहायक चक्र, एक होता है जनन चक्र। पुष्प के जो पुमंग और जायांग है, पुष्प के पुमंग और जायांग यानी पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर, ये दोनों पुष्प के आवश्यक चक्र या जननशील चक्र होते हैं। इन्हीं में नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। पुंकेसर के माध्यम से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और स्त्री केसर या बीजांड के माध्यम से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो इस तरह से ये पुष्प की बाह्य संरचना है। पुष्प के बारे में 2-4 बातें और है कि पुष्प क्या है। पुष्प एक प्रकार का प्ररोही है। पुष्प क्या है? एक प्रकार का प्ररोह है। प्ररोह का मतलब होता है तना। पुष्प एक प्रकार का प्ररोही है जो कि रूपांतरित हो जाता है जननांगों के लिए। दूसरी बात, हम पुष्प को और क्या कह सकते हैं? पुष्प को हम बीजाणुपर्ण भी कह सकते हैं। पुष्प का दूसरा नाम अगर हम लिखना चाहें तो पुष्प को हम क्या कह सकते हैं? बीजाणुपर्ण। पुष्प को हम क्या कह सकते हैं? बीजाणुपर्ण। तो पुष्प को हम बीजाणुपर्ण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? बीजाणु लगे होते हैं। बीजाणु कौन कौन से? 2 प्रकार के बीजाणु पुष्प पर लगे होते हैं। एक तो होता है गुरु बीजाणु और एक होता है लघु बीजाणु। ये यहाँ पर ये लघु बीजाणु था नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लघु बीजाणु। लघु बीजाणु। तो इस तरह से गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु जिस पर्ण पर, जिस पत्ती पर लगते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? बीजाणु पर्णधारी प्ररोह। तो ये पुष्प के बारे में सामान्य जानकारी है। पुष्प की संरचना हम छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ के आ रहे हैं, तो इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ख़ास बात और है कि पुष्प में
अगर मान लीजिए ये हरे कलर के इसके दल होते हैं, ये रंगीन हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको परिदल कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु बीजाणु कहाँ बनते हैं, लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं। गुरु बीजाणु बनते हैं गुरु बीजाणु धानी में। गुरु बीजाणु कहाँ बनते हैं? गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं। तो समझ में आया कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि लघु बीजाणु पर्ण पर और गुरु बीजाणु पर्ण पर। लघु बीजाणु पर्ण किसे कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं परागकोश को या पुमंग को। गुरु बीजाणु पर्ण किसे कहते हैं? स्त्री केसर को या जायांग को कहते हैं। और लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानी होती है, 4 होती है, उन पर परागकण बनते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण पर गुरु बीजाणु धानी होती है जिसमें अंड कोशिका बनती है। तो इस तरह से हमने ये पुष्प की कुछ बाह्य संरचना का अध्ययन किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पराग नर युग्मकोद्भोद का विकास जो हमारा चैप्टर है। आगे हमें ये जो चित्र नज़र आ रहा है, ये किसका चित्र है? ये नर युग्मकोद्भिद का है भाई। ये जो डायग्राम है ये नर युग्मकोद्भिद है, इसी का विकास हम इसमें पढ़ेंगे। नर युग्मकोद्भिद का विकास थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। देखिए वैसे होता क्या है, ये परागकोश होता क्या है? परागकोश एक प्रकार की प्रपशु कोशिकाओं का समूह होता है। परागकोश को पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कह सकते हैं। और परागकोश के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ये वाला भाग, इसको हम क्या कहेंगे? तंतु या पुतंतु कहेंगे। दूसरा वाला भाग होता है योजी और तीसरा वाला भाग होता है परागकोश। यानी परागकोश और पुतंतु के मध्य वाला जो जॉइंट स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं योजी। सबसे पहले पुतंतु की बात करते हैं। पुतंतु क्या होता है? पुतंतु एक डंठल के जैसा वृंतनुमा भाग होता है जो योजी के माध्यम से परागकोश से जुड़ा रहता है। अब योजी की बात करें तो योजी क्या है? योजी परागकोश व पुतंतु का संयोजन स्थल है। यह एक प्रकार का बंधे ऊतक है, अर्थात इसमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। अगली बात करते हैं हम परागकोश की। परागकोश में हमें 2 पालियाँ नज़र आती है। देखते हैं ये परागकोश का स्ट्रक्चर है। एक पाली तो इधर वाली, एक पाली इधर वाली। ठीक है, ये 2 पालियाँ नज़र आती है। 2 पालियों में 2-2 कोष्ठ होते हैं, यानी 1 और 2, 1 और 2। 2 पालियों में 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, एक पाली में 2 प्रकोष्ठ, तो 2 पाली में 2 प्रकोष्ठ, तो 4 पाली में 4 प्रकोष्ठ। तो एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हीं प्रकोष्ठों को हम, ये प्रकोष्ठ है, इन्हीं प्रकोष्ठों को हम परागकोश कह देते हैं। इन्हीं प्रकोष्ठों को हम परागपुट कह देते हैं। इन्हीं प्रकोष्ठों को हम लघु बीजाणुधानी कह देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती है। अब 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती है तो इनका काम क्या है? 4 लघु बीजाणुधानियों का काम क्या है? तो लघु बीजाणुधानियाँ जो होती है इनके ऊपर लघु बीजाणुओं या पराग कणों का विकास होता है। तो ये हमारे सामने परागकोश का सामान्य संरचना थी। अब इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम देखते हैं। तो परागकोश 2 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। एक तो होती है भित्तीय कोशिका और एक होती है बीजाणुजन कोशिका। ये आपके सामने जो चित्र नज़र आ रहा है ये एक परागकोश का अनुप्रस्थ काट है और इसमें एक लघु बीजाणुधानी का विस्तृत परिदृश्य आपको नज़र आएगा। इसमें एक स्फुटित परागकोश भी नज़र आएगा। ये इधर वाला हिस्सा देखिए, ये और ये परागकोश स्फुटित हो रहा है और इसमें से बाहर क्या निकल रहे हैं? परागकण निकल रहे हैं।
अब हम पराग कोश की या लघु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो परागकोश होता है वह एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा द्वारा विभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है। इस डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये सबसे पहले वाला जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसी प्रकार की ये कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं का ही एक समूह होता है, बाह्य त्वचीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। इसी को हम परागकोश कह देते हैं। परागपुट, अब आगे देखते हैं कि परागपुट या बीजाणुधानी की हाइपोडर्मल सेल या अधस्त्वचक कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, वह सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है। बात कर रहा हूँ मैं इन कोशिकाओं की, सबसे बाहर वाली कोशिकाओं की, ये यहाँ की कोशिकाओं की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बाहर वाली कोशिकाएं, ये कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है। इस प्रकार की आकार में बड़ी व सघन जीवद्रव्य वाली कोशिका को हम प्रपशु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? प्रपशु कोशिका कहते हैं। और इसी को हम कह देते हैं ऑर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रपशु कोशिका या ऑर्किस्पोरियल सेल। इसी के द्वारा क्या बनता है, देखिए, इस प्रपशु कोशिकाओं के द्वारा इनमें परिवर्धन होता है और सुबीजाणुधानी प्रकार के परिवर्तन से एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं बनती है। मतलब ये शुरुआत में जो स्टेज होता है इस प्रकार का होता है, ये 1, ये 2 और ये 3। इस प्रकार से ये अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, समरूपी समूह है। ठीक है, तो ये जो है इन कोशिकाओं में एक से अधिक, तो यहाँ बन जाएगा बीजाणुधानी 1, 2, 3, 4 बननी चाहिए, तो 4। तो हम बात कर रहे हैं एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं बन जाती है और जिससे बीजाणुधानी या परागपुट का क्या होता है? निर्माण होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक अवस्था में परागकोश केवल बाह्य त्वचा होता है ना? क्या होता है प्रारंभिक अवस्था में? परागकोश एक बाह्य त्वचा होता है और यह एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही लिखने में। ये एक प्रकार की अविभेदित कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। ये अविभेदित कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। अब इन अविभेदित कोशिकाओं में से क्या होता है? जगह जगह पर, यानी 2, 3, 4 जगह पर, यानी ओबियसली 4th जगह पर, 4 जगहों पर ये विभेदित कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य वाली हो जाती है। इन्हें हम प्रपशु कोशिका या ऑर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। और इसमें ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ना, ये पूरा परिपक्व परागकोश का, ये शुरुआत के चरण नहीं है। और मैं जो बोल रहा हूँ इसके शुरुआती चरण हैं, ये आपको डायग्राम में नज़र नहीं आएंगे। तो हम बात करते हैं परागकोश की बनावट कैसे होती है। तो प्रपशु कोशिका क्या करती है? प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होते हैं और 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक तो बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जितनी भी कोशिकाएं हैं ये सारी, इसको हम बोल देते हैं भित्ति कोशिका। क्या बोल देते हैं? भित्ति कोशिका। ये भित्ति कोशिका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोशिका है भित्ति कोशिका है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी वाली कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका किसको कहेंगे? ये अंदर वाली, ये जो टेपिटम है, इस टेपिटम के अंदर वाली यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती है इस जगह पे। इन कोशिकाओं को बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक होता है और ये बीजाणुजन ऊतक होता है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इनको हम बोल देते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसी में होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका या फिर इसी में होती है बीजाणुजन कोशिकाएं। ये बीजाणुजन कोशिकाएं बाद में जाकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है। ये तो होगी इसकी बनावट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे 2 शब्द आते हैं। परिवर्धन सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है, यानी बीजाणुधानी जो बनती है आवर्त बीजियों में
वह सुबीजाणुधानी प्रकार की होती है और ये विभाजन होता है परिणत। तो परिणत, अपनत और सुबीजाणुधानी प्रकार के परिवर्धन को भी हम समझते हैं। हाँ, तो हम ध्यान देते हैं कि जो बीजाणुधानी बनती है आवर्तबीजी पादपों में या किसी अन्य पादपों में, तो उसका परिवर्धन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लेप्टोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट और एक होता है यूस्पोरेंजियम डेवलपमेंट। एक लेप्टो, एक यू। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेप्टोस्पोरेंजियम में क्या होता है। तो लेप्टोस्पोरेंजियम के परिवर्धन में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक सिंगल इंसेल्स एक कोशिका होती है, वो उस कोशिका में विभाजन होते हैं। उसमें एक आंतरिक कोशिका बनती है, एक बाह्य कोशिका बनती है। उसके बाद इन कोशिकाओं में विभाजन होता है, एक शीर्ष कोशिका बनती है। जो इंटरनल या आंतरिक कोशिकाएं है वो क्या करती है, देखते हैं आगे। वो कैप्सूल वॉल इंसेल बनाती है, यानी दीवार बनाती है। और नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं अंदर वाली, वो यंग स्टॉक बनाती है। इस प्रकार से दो प्रकार से। उसके बाद इंटरनल सेल्स में डिवीज़न होते हैं और एक टेपिटल इंसेल्स निकलती है, यानी टेपिटम बनती है। उसके बाद अंदर ही अंदर क्या बनती है, स्पोरेंजियस सेल्स या बीजाणुजन कोशिका बनती है। और इस प्रकार से बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों ओर टेपिटम का आवरण बन जाता है और इसके अंदर बाहर एक प्रकार का आवरण बन जाता है बीजाणुजन कोशिका के चारों ओर, और इसी के अंदर होते हैं स्पोर। तो मैच्योरल स्टॉक हो जाता है। स्टॉक युक्त स्पोरेंजियम होती है जिसमें तंतु होता है, यानी ऐसी स्पोरेंजिया बनती है जिनमें तंतु होता है, फिलामेंट होता है। क्या ऐसा आवर्तबीजी किसी पुष्प में हमको नज़र आता है? नहीं। तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारी जो कोशिकाएं आवर्तबीजी की, हमारा जो पुष्प है या हमारी बीजाणुधानी है किसकी? आवर्तबीजी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? आवर्तबीजी की। तो आवर्तबीजियों में क्या होता है, देखिए। सुपरफिशियल इंसेल्स, यानी पुष्प की जो कोशिकाएं हैं, सतही कोशिकाएं या बाह्य त्वचा की कोशिकाएं। बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं प्राइमरी वॉल सेल्स, यानी प्राथमिक दीवार की जो कुछ कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करती है? स्पोरेंजियस कोशिकाएं बनाती है। क्या बनाती है? स्पोरेंजियस, यानी बीजाणुजन कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? बीजाणुजन कोशिकाएं। फिर इनमें डिवीज़न होता है। बाहर वाली यंग स्पोरेंजियम वॉल बनती है, बाहर की कोशिकाओं में डिवीज़न अलग होता है, अंदर की कोशिकाओं में डिवीज़न अलग होता है। इस प्रकार से बाहर की कोशिकाएं मिलके क्या बना देती है? बाहर की कोशिकाएं में एक सबसे बाहर की जो परत होती है, ये वाली सबसे बाहर की परत तो टेपिटम होती है और उसके बाहर की परत स्पोरेंजियम वॉल यानी भित्ति कोशिका होती है। तो टेपिटम की बात करते हैं तो टेपिटम के अंदर ही स्पोर मदर सेल्स होती है और उसी के अंदर क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे परागकोश में, यानी आवर्तबीजियों के परागकोश में ये जो परिवर्धन है ये यूस्पोरेंजियम है। यानी एक प्रकार से जो ये बीजाणुधानी बनती है उसमें कोई स्टॉक विस्टॉक नहीं होता, कोई तंतु वंतु नहीं होता। ये परागकोश जो बनते हैं, ये बीजाणुधानियाँ जो बनती हैं ना, ये आपस में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, और पूरे परागकोश में फैले रहते हैं। अब हम बात करते हैं परिणत व अपनत विभाजन की, क्योंकि हमने इधर पढ़ा था। देखिए, आपको बता देता हूँ मैं एक बार फिर। ये हमने पढ़ा था कि प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होते हैं, जिससे प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। एंटीक्लाइनल का मतलब होता है अपनत, इसका मतलब होता है एंटीक्लाइनल का मतलब होता है अपनत। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है अपनत और इसका मतलब होता है परिणत। तो दो प्रकार के विभाजन होते हैं, तो और दो प्रकार के विभाजनों से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंटीक्लाइनल डिवीज़न। तो एंटीक्लाइनल डिवीज़न में आप देखिए, ये ग्रीन कलर की जो एक कोशिका है,
यानी ये प्रपशु कोशिकाएं। सेल डिवाइड परपेंडिकुलर टू द आउटर सरफेस, यानी बाहरी सतह पर ये कोशिका विभाजित करते हुए बढ़ती है। देखिए दूसरे चित्र में 1 से 2 कोशिका सतही बढ़ रही है, दूसरे वाले में ये सतही बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हमारी बीजाणु धानी होती है, तो उसमें भी इसी प्रकार का विभाजन होता है। एक होता है दूसरा परिणत विभाजन। परिणत विभाजन में जो कोशिका का विभाजन होता है वो बाहर से लेकर अंदर से ही कोशिका का विभाजन होता है, और अंदर ही अंदर कोशिकाएं नई परत बना दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम देखें कि एक कोशिका जो है ये एक के ऊपर एक विभाजित हो रही है और एक साइड में विभाजित हो रही है। तो एक के नीचे एक कोशिका का विभाजन हो रहा है, इसी को बोलेंगे परिणत विभाजन। दूसरे वाले जो है एक कोशिका के विभाजन से वही कोशिका उसके पास में ही रह रही है, उसके पास में स्थित है, दूर नहीं जा रही, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपनत विभाजन। तो इसी प्रकार से प्रपशु कोशिका में विभाजन होते हैं। मैंने ये बताया आपको कि परिणत विभाजन से प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है उससे हमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका और बीजाणुजन कोशिकाएं मिलती है। बीजाणुजन कोशिकाएं आगे जाकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिका का ही कार्य करती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका में क्या क्या चीज़ें आती है? तो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है मित्रों, ये परागकोश की जो भित्ति होती है इसके 4 स्पष्ट स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है अंतस्त्वचा। डायग्रामेटिक आप देख सकते हो। पहला स्तर होता है अंतस्त्वचा, दूसरा स्तर होता है अंतस्थीसियम, तीसरा स्तर होता है मध्य परत और चौथा स्तर होता है टेपिटम। ठीक है, तो इधर भी हम इसको देख सकते हैं लाइन डायग्राम। ये देखिए आप, सबसे बाहर की तरफ क्या है? सबसे बाहर की तरफ तो होती है बाह्य त्वचा, सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा या अंतस्त्वचा बोल दो। उसके नीचे की ओर होती है एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम, उसके नीचे होती है मध्य परत और उसके नीचे होती है टेपिटम। ये टेपिटम कोशिका। ये जो एक स्तरीय परत है ये वाली कोशिका जो है इसमें इसको हम क्या कहेंगे? टेपिटम कोशिका। ठीक है, और इसी के अंदर जो ऊतक होता है उसी को बोलेंगे हम बीजाणुजन ऊतक। ये एक परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ था, ये भी भित्तियों को प्रदर्शित करने वाला था, और इसका ओरिजिनल डायग्राम ये आप देख सकते हैं। और ये बीजाणुधानी है भाई, 1 2 3 4, इसमें क्या भरे हुए हैं? परागकण। तो हम एक एक करके सभी प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं को की जो लेयर से परत है, यानी परागकोश की भित्ति की जो परतें हैं उसका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य त्वचा की। ये आपको नज़र आ रही है, ये बाह्य त्वचा। सबसे पहले हम बाह्य त्वचा के बारे में बात करते हैं। तो बाह्य त्वचा कैसी होती है? बाह्य त्वचा एक परतीय होती है। बाह्य त्वचा स्पर्श रेखीय दिशा में इसकी जो कोशिकाएं होती है वो स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित होती है। मतलब हम कोई वर्ग बनाएं और वर्ग में हम देखते हैं स्पर्श रेखा, यानी ये इस प्रकार की होती है कि पीछे से तो थोड़ी कम चौड़ी और आगे से ज़्यादा चौड़ी होती है। इसी को हम बोलते हैं स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित। यानी इस तरह की कोशिकाएं बनेगी। इसमें मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ किस तरह की कोशिकाएं बनेगी। इस तरह की देखिए आप, ये आगे से तो कुछ कोशिकाएं कैसी होंगी? आगे से तो इनका मुंह चौड़ा होगा इस प्रकार से, और पीछे से थोड़ा संकरा होगा। इस प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। इसी को बोलते हैं हम स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित चपटी कोशिकाएं होती है। बाह्य त्वचा जो होती है, बाह्य त्वचा में ये एकल परतें हैं, हमने बता ही दिया आपको। इसके अलावा बाह्य त्वचा की हम बात करते हैं तो इसका काम क्या है? इसका काम पराग कणों की सुरक्षा करना होता है। इसका काम क्या होता है? पराग कणों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली परत अंतस्थीसियम, जिसको हम एंडोथीसियम भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोथीसियम भी कहते हैं। ये अंतस्थीसियम की परत है भाई। ठीक है, ये अंतस्थीसियम भी एकल परत होती है और ये बाह्य त्वचा के नीचे होती है
और मोटी व त्रिज्य दीर्घित होती है। त्रिज्य दीर्घित मतलब होता है कि जैसे जैसे हम अंदर की ओर आते जाएंगे इस कोशिकाओं की मोटाई बढ़ती जाएगी। ये अंतःस्थिशियम होती है। इसकी ख़ास बात क्या है कि इस अंतःस्थिशियम में अल्फ़ा सेलुलोज ये देखिए आप, अल्फ़ा सेलुलोज के जमाव से यू आकार की पट्टियाँ बन जाती है जो आगे जाकर के परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। जो परागकोश के स्फुटन में क्या करती है, सहायता करती है। एक बात और मैं बता दूं आपको, जो अंतःस्थिशियम होती है वो आर्द्रताग्राही होती है, यानी जब गर्मी होती है तो बाहर के वायुमंडल से ये हल्की नमी ग्रहण करती है और जब ये नमी चली जाती है तो ये इसमें अल्फ़ा सेलुलोज जो होता है, इस अल्फ़ा सेलुलोज की वजह से परागकोश का स्फुटन हो जाता है, परागकोश फट जाता है। बात करते हैं मध्य परत की। मध्य परत 1 से 3 परतें होती है। आपको मैं डायग्राम में बता ही चुका हूँ कि ये मध्य परत है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से 3 परतें हैं, ये मध्य परत होती है। ठीक है, मध्य परत के बाद हम देखते हैं आगे मध्य परत का क्या काम है। भाई मध्य परत का वैसे तो कोई काम नहीं है, पतली होती है, अल्पकालिक होती है, भ्रूण को पोषण देती है बस। और भ्रूण को पोषण भी कब देती है, अल्पकाल के लिए। भ्रूण को जो ये पोषण प्रदान करती है ना, तो ये अल्पकाल के लिए प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो परागकोश की भित्ति है उसकी अगली परत आती है पोषूतक। इसी को हम टेपिटम भी कहते हैं। पोषूतक को हम क्या कहते हैं, टेपिटम भी कहते हैं। टेपिटम बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एक स्तरीय परत होती है। भाई ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पोषूतक क्या होती है, बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एक स्तरीय परत होती है। इसी को हम टेपिटम कहते हैं या इसी को हम पोषूतक कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परत होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो एक बार और रिवीज कर लेते हैं हम कि परागकोश जो होता है, परागकोश की एक बीजाणुधानी की हम बात कर रहे हैं। एक बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट अगर हम काट के देखें तो हमें 4 प्रकार की परतें नज़र आती है। सबसे बाहर की तरफ हमें अंतःत्वचा या एंडोस्पर्म नज़र आती है। उसके बाद हम देखते हैं उसके नीचे एक स्तरीय अंतःस्थिशियम नज़र आती है। ये एक स्तरीय अंतःस्थिशियम है। ये एक स्तरीय अंतःस्थिशियम परागकणों के स्फुटन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा सेलुलोज का जमाव होता है और ये अल्फ़ा सेलुलोज क्या करता है, वायुमंडल की नमी ग्रहण कर लेता है और इस परागकोश को इसकी वजह से ये परागकोश फूल जाता है और फूल जाने से ये फट जाता है, टूट जाता है। मध्य परत का कोई काम नहीं है, लेकिन जब भ्रूण बनता है तो यही मध्य परत क्या करती है, भ्रूण को कुछ समय के लिए पोषण प्रदान करती है। अगली बात करते हैं हम टेपिटम की। टेपिटम ये एक टेपिटम की परत है अंदर की तरफ। ये टेपिटम बीजाणुजन ऊतक होता है। बीजाणुजन ऊतक के या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के चारों ओर एक स्तरीय आवरण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मेरे विद्यार्थियों, मैं ये सब मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगले वीडियो में हम पोषूतक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन लगता है पढ़ने में तो मैं कुछ और वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। धन्यवाद।